स्टूडेंट्स, इस लेसन से हम लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके सिलेबस में है, एक तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है और सिंपलेक्स मेथड है। ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड भी है, लेकिन हम इस लेसन से शुरुआत जो कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और सिंपलेक्स मेथड के लिए जो आधारभूत परिभाषाएं उनको पढ़ेंगे। तो पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन को देखेंगे, उससे पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन है क्या। रैखिक प्रोग्रामन में ऐसी समस्या आती जिनका स्वरूप पूर्णतया कैसा हो, रैखिक हो, एक घातीय हो, दो हो, अर्थात समस्या का उद्देश्य एवं इसके प्रतिबंध एक घातीय, मतलब कोई समस्या आपके लिए दे रखी है, उस समस्या के जितने भी प्रतिबंध हैं या उद्देश्य फलन है वो आपका कैसा हो, एक घातीय हो। उद्देश्य फलन एलपीपी का लक्ष्य जिस एक घाती फलन से व्यक्त किया जाता है वह उस समस्या का उद्देश्य फलन कहलाता है। मतलब एलपीपी का कोई लक्ष्य होगा, वो एक घाती फलन से व्यक्त होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, उद्देश्य फलन कहलाएगा। अब एलपीपी के उद्देश्य फलन में जितने भी चर प्रयुक्त हुए हैं उन पर जो शर्त लगेंगी वो आपके समस्या क्या कहलाएंगे, प्रतिबंध कहलाएंगे। समस्या का गणितीय निदर्श कैसा होगा, मतलब एलपीपी यानी लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग का निरूपण कैसे होगा, गणितीय निरूपण कैसे होता है, उसमें उद्देश्य फलन होगा z बराबर ऐसे c1x1 प्लस c2x2 प्लस ऐसे ही और अन्य आएंगे और लास्ट पर जो आपका प्लस cnxn होगा। सच दैट प्रतिबंध आप कैसे होंगे, a11x1 a12x2 प्लस ऐसे अन्य पद और a1nxn लेस इक्वल b1। ऐसे टू वाले आएंगे a21x1 a22x2 प्लस a2n xn लेस इक्वल v2 और ऐसे अन्य पद आएंगे और लास्ट वाली आपकी पंक्ति होगी am1x1 प्लस am2x2 प्लस amn लेस इक्वल bn। इसमें ऋणोत्तर प्रतिबंध होंगे एक्स जे ग्रेटर इक्वल 0, जहां पर जे जो है आपका 1 से लेके n तक, यानी सारे जितने भी चर हैं वो आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या जीरो। सुसंगत हल किसे कहेंगे, एलपीपी में प्रयुक्त चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो समस्या के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो, समस्या का सुसंगत हल कहलाता है। यानी जितने भी प्रतिबंध हैं उनको संतुष्ट करने वाला समस्या का हल क्या कहलाएगा, सुसंगत हल कहलाएगा। इष्टतम हल क्या होगा, एलपीपी का वह सुसंगत हल जो समस्या के उद्देश्य फलन के मान को समस्या के अनुरूप उच्चतम या निम्नतम करता है, वो इष्टतम हल होगा। इष्टतम हल कौन सा होगा, जो समस्या का उद्देश्य फलन है वो उसे समस्या के अनुरूप, ये समस्या के अनुरूप मतलब मैक्सिमम की है या मिनिमम की है, उसके अकॉर्डिंग या तो उससे उच्चतम करता है या निम्नतम करता है, वो हल इष्टतम हल कहलाता है। और सुसंगत क्षेत्र क्या होगा, आपके लिए जो प्रतिबंध दे रखे हैं, असमिका दे रखी है, से प्रदर्शित भागों को उन उन असमिकाओं को हम रेखा बदल लेंगे या असमिकाओं को आप निरूपित करोगे। जैसे आप वो रेखाएं खींचोगे तो असमिकाओं से प्रदर्शित एक भाग बनेगा, वो वेनिष्ठ क्षेत्र बनेगा, जिसका प्रत्येक बिंदु उन सभी असमिकाओं को संतुष्ट करेगा, जितनी भी असमिका दे रखी उनको सभी को संतुष्ट करेगा। ऐसा वेनिष्ठ क्षेत्र जो है वो हल क्षेत्र कहलाता है। इसे हम सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वो भाई सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा। अगर सभी ऐसे बिंदु आपका क्या कहलाता है, ऐसा हल क्या कहलाता है, सुसंगत हल कहलाता है। तो ऐसा हल क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। आलेखी हल मतलब अब देखो दो चर वाले रैखिक प्रोग्रामन, मतलब दो चर हैं, केवल दो चर हैं तो हम लेखा चित्र विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि 2D में उसका लेखा चित्र बन सकता है। तो दो चरों वाले को हम चित्र बना के, लेखा चित्र बना के हल करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि निम्न एलपीपी ग्राफ विधि से हल कीजिए, जिसमें मिनिमम जेड बराबर 2x1 माइनस 10x2 x1 माइनस x2 ग्रेटर इक्वल 0 x1 माइनस 5x2 लेस इक्वल माइनस 5 x1 x2 ग्रेटर इक्वल 0।
अब ये है आपका। अब इस इन देखो हम क्या करेंगे, समस्याओं के प्रतिबंधों की हम सीमक रेखाएं बनाएंगे, मतलब जो प्रतिबंध है उनको बराबर जीरो कर लेंगे, समीकरण बदल लेंगे, तो इससे दो रेखाएं प्राप्त होंगी। देखो जो ऋणोत्तर प्रतिबंध है ये वाले, ये दोनों अक्ष होते हैं, x1 और x2 ग्रेटर इक्वल जीरो, यानी x1 बराबर जीरो और x2 बराबर जीरो, ये तो दोनों अक्ष हो जाएंगे ये। इसके अलावा दो लाइन आएंगी, x1 माइनस एक्स टू बराबर जीरो और x1 माइनस फाइव एक्स टू बराबर माइनस फाइव, ये दो रेखाएं, जो दोनों रेखाओं को हमने खींच लिया। अब आप देखो x1 माइनस एक्स टू बराबर जीरो, इसका क्षेत्र जो है वो कहाँ आएगा, वो इस लाइन के नीचे की तरफ आएगा। क्यों कि आप यहाँ का कोई बिंदु ले लो, जैसे आपने यहाँ लिया 50, 50, अब 50 को यहाँ रखो, यहाँ रखो आपने 5 - 0, तो 5 - 0 यानी 5 0 से बड़ा है, सही है, इसलिए इसका क्षेत्र जो है नीचे की तरफ है। अब इस लाइन को देखो x1 माइनस फाइव एक्स टू माइनस फाइव, अब इसमें तो आप मूल बिंदु रख लें, x1 x2 या 0 0 रख लें, ये मूल बिंदु ये, यानी इस रेखा के मूल बिंदु किस तरफ, इस तरफ है। तो आपने देखो यहाँ 0 0 रखो, 0 0, तो आप 0 छोटा है -5 से, वो तो गलत है, 0 - 5 से छोटा थोड़ी होता है। तो आपका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, उसके दूसरी तरफ होगा। तो इन समस्या ये सीमा, इनसे मतलब क्या है, आपके घनिष्ठ हल क्षेत्र ही आ गए, लेकिन ये अपरबद्ध है इस साइड में। समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र अपरबद्ध है, जिसमें केवल एक शीर्ष है, और उसको हमने दोनों रेखाओं के समीकरणों से हल करके इस एक के निर्देशांक निकाल लिए, वो आ रहे हैं 1.25 1.25। इससे एक ही हल है भाई, समस्या का जो हल है वो हमेशा शीर्षकों, मतलब शीर्षों पे आता है। तो शीर्ष जो है हमारे केवल एक ही है, तो उसे हम रख लेंगे, तो जो मान आएगा वो ही आपका यहाँ उद्देश्य वाला में रख लिया x1 और x2 मान। तो आपका 2 × 1.25 -10 × 1.25 बराबर आपका ये आ जाएगा -8 × 1.25 बराबर -10, ये आपका मिनिमम हल हो गया। अब अब देखो ये तो आप ऐसे सभी मतलब सवालों को कर सकते हो। इसके बाद आप सिंप्लेक्स, वो सिंप्लेक्स विधि जो क्या है, एक व्यापक विधि है रैखिक प्रोग्राम समस्या में। उसे पढ़ने से पहले हमें कुछ उसकी परिभाषा जान लेना चाहिए कि सदिश किसे कहते हैं। एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो या स्तंभ हो, एक पंक्ति हो या स्तंभ हो, वो सदिश कहलाएगा। अच्छा, ये सदिश होंगे, सदिश हमें जान लेना चाहिए क्या है वो, एक मैट्रिक्स है, या तो पंक्ति मैट्रिक्स है या स्तंभ मैट्रिक्स है, तो उसे हम सदिश कहेंगे। यूक्लिडीय समष्टि किसे कहते हैं, एन विमीय यूक्लिड समष्टि से तात्पर्य एन घटकों के सभी सदस्यों का समुच्चय। अब देखो आपकी कोई पंक्ति मैट्रिक्स है, उसमें कितने अवयव हैं, पंक्ति में 6 अवयव हैं, तो वो 6 विमीय हो गई। अब 6 घटकों वाली, तो जितने उस सदस्य के मेंबर है वो मतलब ऐसे सदस्य हैं, एन घटकों वाले, 6 घटकों वाले, तो मतलब अगर आप जैसे 3D है, तो तीन तीन घटकों वाले सभी सदस्यों का समुच्चय, तो वो आपको यूक्लिडियन समष्टि होगी। तो एन विमीय यूक्लिडियन समष्टि से तत्व पा रहे हैं एन घटकों के सभी सदस्यों का समुच्चय। अब देखो एक घात संचय क्या होता है, ऐसे आपने A1 A2 AN आपके पास सदस्य हैं एन, उनका एक घात संचय होगा कि आप λ1 A1 प्लस λ2 A2, इनमें लैम्बडा संख्या लेंगे, रियल नंबर होंगी, इनका गुणा करके आपने जोड़ लिया, यह एक घात संचय है। अगर इस एक घात संचय का मान 0 है, और तब आपके सभी जो ए आई हैं वो 0 नहीं है, आपने ये सभी अगर ए आई 0 नहीं है वास्तव में, या ए आई नहीं है, ए आई तो आपके सदस्य हैं, लैम्बडा जो आपने लिए ये सभी लैम्बडा गुणा लैम्बडा है वो 0 नहीं है, ए आई तो आपके सदस्य हैं, तो हम तो ये संख्या जो लिए हैं लैम्बडा, इनसे मतलब है। अगर सभी लैम्बडा जो हैं वो 0 नहीं है, तो आपका ये एल डी होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। अच्छा, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं, रैखिक स्वतंत्र कब होगा, अगर ये एल सी 0 है, तो इनमें से सभी लेमडा, सभी लेमडा कैसे, वो 0, तो आपका ये जो एल सी है वो कैसा कहलाएगा, रैखिक स्वतंत्र कहलाएगा। जनक समुच्चय हम किसे कहेंगे, एक किसी सदस्य समष्टि के सदस्यों का एक समुच्चय, हमारे पास एक सदस्य समष्टि, ये कोई यूक्लिड सदस्य समष्टि है, उसके सदस्यों का एक समुच्चय मैंने ए लिया। अब ए का कोई सबसेट है बी हमारे पास, तो ए के प्रत्येक सदस्य में बी के सदस्यों के एलसी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो हमने ए कोई सेट लिया सदस्य समष्टि का,
उसमें क्या है, सदिश समष्टि के अवयव हैं। अब एक हमने कोई सबसेट लिया, अगर एक के प्रत्येक अवयव को बी के अवयवों के एलसी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो बी को जो है ए का क्या कहेंगे, जनक समुच्चय कहेंगे। अब आधारी हल क्या होता है? आधारी हल देखो, हमारे पास कोई एलपीपी इस टाइप की है, माना जो हमारे जो प्रतिबंध है वो इस टाइप के हैं, ए एक्स बराबर बी, इसमें एम समीकरण है, एम समीकरणों का निकाय है तथा इस जो मैट्रिक्स है ए, इसकी जो है रैंक रैंक एम है। अब भाई एन हमारे पास चर है लेकिन इसकी रैंक एम है, तब किन्हीं एन माइनस एम चरों को शून्य मानकर, भाई हमारे पास चर तो एन है ज्यादा है और समीकरण हमारे पास कम है, तो जितने समीकरण कम है उतने चरों को शून्य मानकर निकाय का जो प्राप्त किया गया हल है वो उसका आधारी हल कहलाता है। ठीक है ना? रो हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स का रैंक है, तो हमारे पास आधारी सदस्यों का जो समुच्चय होगा वो बी कहेंगे हम। यदि बी आपका आधारी सदस्यों का समुच्चय है तो बी एक्स बी बराबर भी बी होगा, क्योंकि शेष को हमने जीरो मान लिया, तो आपका जो मैं ए मैट्रिक्स है वो आपकी बी मैट्रिक्स हो जाएगी, बी एक्स बी बराबर बी होगा और एक्स बी बराबर बी इनवर्स बी होगा। अब देखो, जो आपके आधारी चर हैं, यानी जिनको हमने जीरो नहीं माना है, वो आधारी चरों में से प्रत्येक चर अगर अशून्य है तो आपका हल जो है अनपभ्रष्ट होगा, अनपभ्रष्ट। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आधारी चरों में से जीरो हो गया तो वो आपका हल कैसा होगा, अपभ्रष्ट होगा। आधारी सुसंगत हल कौन सा होगा? एलपीपी का ऐसा सुसंगत हल जो कैसा हो, आपका आधारी हल भी हो। अगर एलपीपी का हमारे पास कोई सुसंगत हल है, सुसंगत हल की परिभाषा जानते ही हो कि सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला हल, तो ऐसा सुसंगत हल जो आधारी हो वो आपका बीएफएस कहलाएगा, आधारी सुसंगत हल कहलाएगा। अब पॉइंट सेट किसे कहती हैं? बिंदु समुच्चय। किसी यूक्लिड समष्टि के कुछ सदस्यों का समुच्चय है, मतलब आपने किसी यूक्लिडियन समष्टि के कुछ सदस्य ले लिए, उनका जो समुच्चय होगा वो समष्टि में बिंदु समुच्चय कहलाता है। तो हाइपर प्लान किसे कहते हैं? अधिसमतल। अधिसमतल किसी समष्टि में एक रैखिक संबंध को, कोई भी समष्टि उसमें रैखिक संबंध जो होगा और उसको संतुष्ट करने वाले जितने भी बिंदु हों, बिंदुओं के बिंदु समुच्चय को हम एक अधिसमतल कहते हैं। यानी किसी समष्टि में एक रैखिक संबंध हमारे पास, और उस रैखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदु का जो समुच्चय बनेगा वो बिंदु समुच्चय, ऐसा बिंदु समुच्चय एक अधिसमतल कहलाता है। रेखा कौन होगी? किसी समष्टि में x1 और x2 हमारे पास दो बिंदु हैं को मिलाने वाली रेखा इस तरह से परिभाषित की जाती है। कोई रेखा जो है हमारे पास, ये दो बिंदु हमारे पास x1 और x2, तो इन ऐसे बिंदु x रेखा पर होंगे कि x बराबर लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2, और लेमड़ा हमारा कोई भी रियल नंबर है। लेकिन यदि इस लेमड़ा का मान फिक्स कर दिया जाए, इस लेमड़ा का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, तो ये रेखा जो है एक रेखाखंड होगा, क्योंकि इस x1 और x2 उसके एंड पॉइंट हो जाएंगे। अगर किसी रेखा में एंड पॉइंट है तो वो रेखाखंड हो जाता है। तो रेखाखंड की परिभाषा इस तरह से, बिल्कुल रेखा की तरह ही है, बस इसमें लैम्बडा का मान फिक्स कर दिया गया है 0 से 1 के बीच में। अब अब हम लोग कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं? यदि किसी समष्टि में किसी समुच्चय सी के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः सी में विद्यमान हो तो सी को अवमुक्त समुच्चय कहते हैं। यानी आपने समष्टि में कोई समुच्चय लिया सी और उसके दो बिंदु लिए और दोनों बिंदुओं को रेखा के द्वारा मिलाया, या आपने किसी सदस्य समष्टि का कोई समुच्चय सी लिया और सी के किन्हीं भी दो बिंदुओं को लें और उन्हें रेखा के द्वारा मिलाएं, तो वो रेखा पूरी तरह सी में ही विद्यमान हो, तो ऐसे समुच्चय सी को अवमुक्त समुच्चय कहते हैं। इसका एक उदाहरण है, एक थ्योरम है कि प्रत्येक अधिसमतल हाइपरप्लान एक अवमुक्त समुच्चय होता है, ऐसे प्रूव करें। तो देखो, हमने हाइपरप्लान का, अब हाइपरप्लान यानी अधिसमतल क्या होता है? एक रैखिक संबंध होता है। हमने मान लिया कि हाइपरप्लान सी एक्स बराबर जेड है, सी एक्स बराबर जेड। अब हाइपर प्लान में हमने दो बिंदु लिए x1 और x2। अगर x1 और x2 हाइपर प्लान के मेंबर हैं तो ये हाइपर प्लान में आधे समतल को संतुष्ट करेंगे। तो क्या होगा आपका cx1 बराबर z और cx2 बराबर z होगा। अब x1 और x2 को मिलाने वाला कोई रेखाखंड लें हम, तो रेखाखंड लें और उस पर हम कोई x3 बिंदु ले लेते हैं। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या है? लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2, जहां पर लेमड़ा आपका 0 से 1 के बीच में होगा। अब इस पे x3 स्थित है तो x3 आपका इनके बराबर होगा लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2। अब आप इसमें c से गुणा कर दें, c से गुणा करेंगे तो क्या होगा? सी एक्स थ्री बराबर सी
इधर सी लेमडा एक्स वन, इसमें पूरे में हमने गुणा किया, वन माइनस लेमडा एक्स टू, तो आपका आएगा लेमडा सी एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा सी एक्स टू। अब सी एक्स वन और सी एक्स टू की ऐसे मान रख दो, जेड के बराबर है, तो लेमडा जेड प्लस वन माइनस लेमडा जेड बराबर आपका आ जाएगा जेड। तो सी एक्स थ्री बराबर जेड। अब सी एक्स थ्री देखो ये क्या है, हाइपर प्लान है, तो ये बिंदु कहाँ गया, एक्स थ्री हाइपर प्लान पर, तो यानी हमने हाइपर प्लान के दो बिंदु लिए एक्स वन और एक्स टू समतल के, और उनको एक रेखाखंड के द्वारा जोड़ा, तो आप उस रेखा पर कोई भी बिंदु लिया आपने, वो सारे बिंदु कहाँ स्थित हैं, हाइपर प्लान पे स्थित हैं, आधे समतल पे। इसका मतलब ये हुआ कि आधी समतल आपका कैसा होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है, यही हमें प्रूव करना है।